हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भाग 8। तो इससे पहले हम 7 भाग देख चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें। और रात 8 बजे हम आधुनिक भारत के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और उसी के साथ हमारा कंप्लीट सिलेबस भी समाप्त हो चुका है। तो अगले हफ्ते से रात 8 बजे हमारी एक तो उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट चलेगी और एक प्रैक्टिस सेट चलेगा हमारा साइंस के प्रैक्टिस सेट। जैसे हमने आधुनिक भारत को प्रश्नों के माध्यम से सारे टॉपिक समझे थे, वैसे ही विज्ञान के भी सारे टॉपिकों को हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और शुरुआत हम करेंगे फिजिक्स के टॉपिक से। तो ध्यान देंगे सभी लोग। और सुबह 10 बजे हमारी परीक्षावाणी की क्लास चलती हैं, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक यानी थर्सडे तक। उसमें भी हम 2 दिन इस हफ्ते परीक्षावाणी की क्लास चलाएंगे और 2 दिन साइंस की थ्योरी वाली क्लास चलेंगी सुबह 10 बजे। और सोमवार रात 8 बजे हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा। तो सभी लोग ज़रूर ध्यान दें। और 10 बजे सुबह सोमवार को परीक्षावाणी की क्लास होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी कर दें सभी लोग। तो पहला सवाल है हमारा आज की प्रैक्टिस सेट का है। बहुत ध्यानपूर्वक आंसर देंगे सभी लोग, तुरंत जवाब देंगे। यमुना व टोंस नदी का संगम कहाँ पर होता है, किस स्थल पर होता है? खरसाली, हनुमान चट्टी, नेटवाड़ या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। यमुना व टोंस नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? खरसाली, हनुमान चट्टी, नेटवाड़ या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें, जिसको भी आंसर पता है। जिसको आंसर नहीं पता है तो नोट बन के। यमुना व टोंस नदी का संगम, यमुना नदी की एक सहायक नदी है टोंस नदी। तो ऑप्शन है खरसाली, हनुमान चट्टी, नेटवाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यमुना और टोंस नदी का जो संगम होता है वो कालसी और डाक पत्थर के पास होता है। कालसी प्लस डाक पत्थर एक जगह है, इनके बीचों बीच इन नदियों का संगम होता है। किस किस का? यमुना और टोंस नदी का संगम होता है, यानी यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस नदी। अब खरसाली के पास देखें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो खरसाली के पास हमारी यमुना नदी और ऋषिगंगा नदी का संगम होता है खरसाली के पास। अब अगर देखें हनुमान चट्टी के पास किस नदी का संगम होता है, किस नदी का संगम होता है? तो हनुमान चट्टी, यहाँ पर जिन दो नदियों का संगम होता है वो है हमारी, एक तो है यमुना नदी और दूसरी हमारी हनुमान गंगा। तो इन नदियों का संगम होता है हनुमान चट्टी के पास। अब नेटवाड़ में किन नदियों का संगम होता है? एक ऑप्शन हमारा नेटवाड़ भी था। तो नेटवाड़ में नदियों का संगम होता है रूपिन और सुपिन। ये रूपिन नदी आती है हिमाचल प्रदेश से, सुपिन नदी आती है हमारे उत्तराखंड से। जैसे ही इन दोनों नदियों का संगम होता है रूपिन और सुपिन नदियों का जैसे ही संगम होता है तो वैसे एक नदी बनती है हमारी टोंस नदी। ध्यान देंगे सभी लोग, कौन सी नदी बनती है? टोंस नदी। यमुना नदी के बारे में वैसे और बेसिक चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर यमुना नदी की हमारे उत्तराखंड में लंबाई पूछें तो ये है 136 किलोमीटर। कहाँ लंबाई? उत्तराखंड में। अगर पूरे भारत में अगर हमारी यमुना नदी की लंबाई पूछें, पूरे भारत में यमुना नदी की लंबाई ये है 1384 किलोमीटर, 1384 किलोमीटर। सभी लोग ध्यानपूर्वक नोट्स जरूर बनाएं। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा आज के टेस्ट पेपर का, और नदियों को लंबाई के क्रम से याद करने का ट्रिक वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूँ। कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट में और क्लास के बीच रिवाइज भी करा है, तो ध्यान देना सभी लोग। जिसने वीडियो नहीं देखी है देख भी ले। तो दूसरा सवाल है आज के टेस्ट पेपर का, टोंस नदी की लंबाई बताइए। 136 किलोमीटर, 146 किलोमीटर, 148 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? टोंस नदी की लंबाई बताइए। 136 किलोमीटर,
146 किलोमीटर, 148 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। टोन्स नदी की लंबाई बताइए। टोन्स नदी की लंबाई बताइए। 136, 146, 148 किलोमीटर। सारे ऑप्शन किलोमीटर में हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है टोन्स नदी की लंबाई। इसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 148। और 146 किलोमीटर हमारे उत्तराखंड की कौन सी नदी है? तो 146 किलोमीटर है सरयू नदी। 136 किलोमीटर कौन सी नदी है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो 136 किलोमीटर है हमारी यमुना नदी। तो टोन्स नदी की लंबाई हो गई हमारी, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 148 किलोमीटर। तो टोन्स नदी किसकी सहायक नदी है? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको मैंने। तो टोन्स नदी हमारी यमुना की सहायक नदी है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये इतनी बड़ी सहायक नदी है जो यमुना से 2.5 गुना ज़्यादा पानी, यमुना का जितना पानी है उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा पानी उसमें लेकर आती है, हमारी यमुना नदी में लेकर आती है। कौन सी नदी? टोन्स नदी। और एक सवाल और पूछते हैं, जैसे काली नदी हमारे पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, तो हमारी जो टोन्स नदी है ये बनाती है सीमा हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। किसके बीच में? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। और अगर इसकी एक सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है टोन्स नदी की, जिसका नाम है पाबर नदी। अगर सवाल पूछें पाबर नदी या पावर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये टोन्स की सहायक नदी है। और ये टोन्स की सहायक नदी कहाँ बहती है? ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक नोट्स ज़रूर बनाएं। और टोन्स नदी का एक और नाम अगर मैं आपको बताऊं, तो टोन्स नदी का एक नाम और है, प्राचीन नाम है इसका तमसा नदी। तमसा नदी। सभी लोग नोट ज़रूर करें। तो अगले सवाल पे चलते हैं। किस नदी को, निम्न में से किस नदी को आसित नदी भी कहा जाता है? किस नदी को आसित नदी भी कहा जाता है? आसित नदी। ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, या इनमें से कोई नहीं? किस नदी को आसित नदी भी कहा जाता है? किस नदी को आसित नदी भी कहा जाता है? सभी लोग जवाब जरूर दें। भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है, निम्न में से किस नदी को आसित नदी भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब है यमुना नदी को आसित नदी भी कहा जाता है। आसित ऋषि ने इनकी खोज करी, इस वजह से ऐसी मान्यता है। अब यमुना नदी के अन्य नाम अगर मैं देखूं, तो यमुना नदी का एक नाम है कालिंदी, अगला नाम है कलिंदजा, क्योंकि बंदरपूछ पर्वत को प्राचीन समय में कलिंद पर्वत भी कहा गया है। तो कलिंद पर्वत की पुत्री हो गई कलिंदजा, तो वहाँ से इनका उद्गम हुआ, तो कालिंदी इनका नाम पड़ गया। एक और नाम है इनका, इनको सूर्य की पुत्री भी जाना जाता है, तो सूर्य तनया भी कहा जाता है इन्हें। सूर्य तनया यमुना नदी को, हमारे यमदेव की बहन है ये, तो इनको यमी भी कहा जाता है। सूर्य की पुत्री इस वजह से सूर्य तनया, और यम की बहन तो यमी। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल, नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है? नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, या इनमें से कोई नहीं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, या इनमें से कोई नहीं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें।
जिसको भी आंसर पता है। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है नर्मगंध मादन पर्वतों के मध्य स्थित क्षेत्र है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र। तो इनके बारे में आपको मैं वैसे फूलों की घाटी के बारे में पहले बता चुका हूँ। हमारे यहाँ जितने भी हमने राष्ट्रीय पार्क थे उनको कोड के साथ हाथों हाथ हमने याद करा था। मैं इसका वीडियो पहले दे भी चुका हूँ, ज़रूर देखिए वीडियो। तो फूलों की घाटी का जो राष्ट्रीय पार्क बना है, इसका स्थापना अगर पूछे तो इसकी स्थापना हुई है 1982 में। इसका क्षेत्रफल अगर हमसे पूछें, ये बताइए फूलों की घाटी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 87.5 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। और सभी जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं उनमें सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है। सबसे कम एरिया क्षेत्रफल या एरिया इसी का है। और इसी पार्क के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसी वजह से बताना बहुत आवश्यक है। पुष्पावती नदी, अगर यहीं पर सवाल पूछ दें जो हमारा फूलों की घाटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र की खोज किसने करी थी, किस व्यक्ति ने करी थी, कई बार पूछा गया सवाल है, तो इस वजह से बताना बहुत आवश्यक है। फूलों की घाटी क्षेत्र की खोज 1931 में 2 व्यक्तियों ने करी। एक थे फ्रैंक स्मिथ और इनके एक मित्र थे, इनके एक साथी थे, उनका नाम है होल्सवर्थ। इन दोनों ने मिलकर फूलों की घाटी क्षेत्र की खोज करी थी। अब इस क्षेत्र का नाम फूलों की घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि फ्रैंक स्मिथ ने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इसका हिंदी अनुवाद होता है फूलों की घाटी। तो इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? फूलों की घाटी क्षेत्र। अगला महत्वपूर्ण, अगर इसके बारे में तथ्य देखें, कल हमने नंदा देवी से रिलेटेड पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था। इसको विश्व विरासत या विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? 1988 में नंदा देवी को। और अगर पूछे फूलों की घाटी को विश्व विरासत कब घोषित किया गया, तो फूलों की घाटी को विश्व विरासत या विश्व धरोहर घोषित किया गया 14 जुलाई 2005 में। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, 1939 में यहाँ पर एक वनस्पति विज्ञानी आई थी महिला, मार्गरेट लैग। इनका निधन यहीं हो गया था, तो इनकी समाधि यहीं स्थित है। 1939 में जिनका निधन हुआ था, मार्गरेट लैग, इनकी समाधि हमारी फूलों की घाटी में स्थित है। अब फूलों की घाटी के कुछ अन्य नाम अगर मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछता भी है। तो स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को कहा गया है नंदन कानन। इस क्षेत्र को मेघदूतम में अलका कहा गया है। एक और नाम है इस क्षेत्र का भ्यूंडार घाटी। अगला नाम है इसका, फ्रैंक स्मिथ ने इस घाटी की खोज करी, तो इस क्षेत्र का नाम फ्रैंक स्मिथ घाटी भी है, फ्रैंक स्मिथ घाटी। अगला नाम, क्योंकि यहाँ पुष्पावती नदी बहती है, तो इस क्षेत्र को पुष्पावती घाटी भी कहा गया है। और अंतिम एक और नाम इसका है, अन्य नाम हमारे फूलों की घाटी क्षेत्र का बैकुंठ। ध्यान देंगे सभी लोग, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताए सारे लिखेंगे। अगर यहीं पर पूछ दें, ये बताइए जो फूलों की घाटी है उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है फूलों की घाटी क्षेत्र का? तो इसका मुख्यालय है जोशीमठ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क का मुख्यालय जो है हमारे जोशीमठ में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल, नीलकंठ चोटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें और तुरंत जवाब दें। नीलकंठ चोटी कहाँ स्थित है? चोटी यानी पीक, पर्वत। नीलकंठ चोटी कहाँ स्थित है पूछा गया सवाल है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? नीलकंठ चोटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, नीलकंठ चोटी स्थित है हमारे चमोली में। और चमोली में भी कहाँ पर? चमोली का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारा माणा, तो माणा में ही स्थित है हमारी नीलकंठ चोटी।
और इस नीलकंठ चोटी का अन्य नाम है गढ़वाल की रानी। गढ़वाल की रानी, ध्यान देंगे सभी लोग, गढ़वाल की रानी। अगर माणा क्षेत्र के बारे में अगर पूछें, माणा का अगर प्राचीन नाम हमसे पूछ दे तो माणा को हमारे पुराणों में मणिभद्रपुरी भी कहा गया है। मणिभद्रपुरी। माणा के पास एक प्रयाग भी पड़ता है जिसका नाम है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। इसका कोड है KAS। के से केशव प्रयाग, ए से अलकनंदा, सभी लोग ध्यान देंगे, और एस से बनता है हमारा सरस्वती। तो सरस्वती और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग है। ये कहाँ स्थित है? माणा में स्थित है। ध्यान देंगे, इसी के पास में, ये माणा के पास में ही एक भीमशिला पुल स्थित है। भीमशिला पुल। बद्रीनाथ की माता जी का मंदिर, माता मूर्ति मंदिर, ये भी हमारे माणा में ही स्थित है। एक और प्रसिद्ध मंदिर यहाँ स्थित है, घंटाकर्ण मंदिर। घंटाकर्ण मंदिर ये भी हमारे माणा में स्थित है। एक हमारी जनजाति थी, जो जनजातियों वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, मारछा जनजाति। ये जनजाति किस जनजाति की उपजाति है आप लोग जरूर बताएं। तो मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन यानी समर का जो इनकी लोकेशन है या निवास है, गर्मियों का इनका निवास स्थान है, ये हमारा कहाँ स्थित है? माणा में ही स्थित है। माणा चमोली में स्थित है मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं तब तक। नेहरू जी का गौचर आगमन किस वर्ष हुआ था? नेहरू जी का गौचर आगमन किस वर्ष हुआ था? 1936, 1937, 1938 या इनमें से कोई नहीं? 1936, 1937, 1938 या इनमें से कोई नहीं? गौचर ये चमोली वाला क्षेत्र है। नेहरू जी का गौचर आगमन किस वर्ष हुआ? सभी लोग जवाब दें। नेहरू जी का गौचर आगमन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नेहरू जी का गौचर आगमन 1938 में हुआ। 1938 में हुआ। गौचर कहाँ स्थित है ये हमने बता दिया है, चमोली में स्थित है। अगर पूछे गौचर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गौचर बसा हुआ है हमारी अलकनंदा नदी के तट पर। अगर पूछें गौचर ये क्षेत्र जो है इसकी खोज कब हुई है, तो इसकी खोज हुई है 1920 में। और अगर पूछें किसने करी है, तो इस क्षेत्र की खोज करी है लेडी विलिंगटन। लेडी विलिंगटन ने गौचर की खोज 1920 में की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14 नवंबर 1943 को गौचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल फेयर, औद्योगिक मेले की शुरुआत करी। और इस मेले की शुरुआत करी है उस टाइम के कमिश्नर बर्नेडी ने। बर्नेडी, ध्यान देंगे सभी लोग। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 2019 में हमारे गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला है। स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है हमारे गौचर को 2019 में। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 1920 में हुई गौचर की खोज, और नेहरू जी हमारे गौचर कब आए थे? 1938 में। अगले सवाल पे चलते हैं, 7वां सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। तरुण कुमाऊं पत्रिका के संपादक बताइए। तरुण कुमाऊं पत्रिका, पत्रिका माने मैगजीन, इसके संपादक, तो ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट जी, कल्याण सिंह रावत जी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी या इनमें से कोई नहीं? तरुण कुमाऊं पत्रिका के संपादक बताइए। कुमाऊं पत्रिका, तो सभी लोग जवाब जरूर दें। इसके संपादक बताइए। 7वां सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का।
तो चंडी प्रसाद भट्ट जी, कल्याण सिंह रावत जी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, या इनमें से कोई नहीं। तो हर क्वेश्चन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं मैं ज़रूर बताऊंगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उनको नोट ज़रूर करें आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद देख रहे होंगे, अगर आपने प्रीवियस अगर हमारे वीडियो देखे हैं तो आपको चेंज ज़रूर महसूस हो रहा होगा। तो तरुण कुमाऊं पत्रिका के संपादक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा भी गया है। तरुण कुमाऊं पत्रिका के संपादक हैं हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। अब बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी वही हैं जिनकी किताब थी गढ़वाल पेंटिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो अब बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में देखें। इनका जन्म अगर हमसे पूछे तो ये बताइए इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 1885 में पाटली गांव में, पाटली गांव में इनका जन्म हुआ है। ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि मौला राम जी के जो जितने भी चित्र थे, उनके जो भी आर्ट वर्क था, उसको ख्याति दिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इनका जो पत्र है तरुण कुमाऊं, जो इनका पत्र है, ये कब पब्लिश करा था इन्होंने? 1922 में शुरू करा था तरुण कुमाऊं पत्र। ध्यान देंगे सभी लोग, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का। अगला महत्वपूर्ण तथ्य इनसे रिलेटेड, 1938 में, क्योंकि ये बैरिस्टर तो थे ही, तो इन्हें टिहरी हाईकोर्ट का जज बनाया गया। टिहरी हाईकोर्ट का इनको जज बनाया गया। और इनको ये जज किसने बनाया था? टिहरी के उस समय के राजा नरेंद्र शाह जी ने, नरेंद्र शाह जी ने इनको टिहरी हाईकोर्ट का जज बनाया 1938 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पेशावर कांड आपको जरूर याद होगा। पेशावर कांड के हमारे जो हीरो थे, नेता थे, वो थे हमारे चंद सिंह गढ़वाली जी। तो पेशावर कांड के दौरान इनको जेल हुई थी। तो इनका केस किसने लड़ा था? हमारे मुकुंदी लाल जी ने लड़ा था। तो गढ़वाली जी की जब गिरफ्तारी हुई थी, उन पर जो केस चला था पेशावर कांड के दौरान, पेशावर कांड के दौरान उन्होंने निहत्थे जो अफगान आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। तो जब इन पर केस चला तो इनका केस हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने लड़ा था। और कोटद्वार में इनका जो भवन है, कोटद्वार में इनका एक भवन है, निवास स्थान है कोटद्वार में, जिसका नाम है भारती भवन। ये वर्तमान समय में संग्रहालय बन चुका है, भारती भवन। ध्यान देंगे सब लोग, जो पक्षियों और फूलों का संग्रहालय है। अभी मैंने आपको बताया, अच्छा, मैंने जब आधुनिक भारत में आपको बताया था 1923 में एक पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी। ध्यान होगा आपको, आधुनिक भारत के वीडियो जरूर देखे होंगे। तो स्वराज पार्टी हमारे चित्तरंजन दास जी ने बनाई थी और मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी। तो स्वराज पार्टी के टिकट पर ही हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी 1926 में, स्वराज पार्टी के टिकट पर ही 1926 में हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी गढ़वाल से चुनाव जीते, गढ़वाल से जीते थे, गढ़वाल से चुनाव जीते थे। किस पार्टी के टिकट पर? स्वराज पार्टी के टिकट पर, स्वराज पार्टी के टिकट पर। ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम मैंने आपको बताया था। इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? गढ़वाल पेंटिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें किन का संकलन है? हमारे मौला राम जी की जितने भी आर्ट वर्क था उसका संकलन है। तो ये किताब कब प्रकाशित हुई थी अगर कहेंगे तो ध्यान देंगे, इस किताब का जो प्रकाशन हुआ था 1969 में हुआ था। सभी लोग ध्यानपूर्वक नोट्स जरूर बनाएं, 1969 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इनका निधन कहें, इनका स्वर्गवास हुआ है 10 जनवरी 1982 में। हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का निधन हुआ है 10 मई 1982 में। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसमें भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे। डालियों का डगडिया, डालियों का दगड़िया किस वर्ष स्थापित हुआ? 1965, 1970, 1982 या इनमें से कोई नहीं। डालियों का दगड़िया किस वर्ष स्थापित हुई है संस्था? 1965, 1970, 1982 या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं।
सभी लोग जवाब जरूर दें, जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। डालियों का दगड़िया। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है, इसका स्थापना वर्ष है 1970 में। अगर यहीं पर हमसे सवाल पूछ दें, क्योंकि पूछा गया पहले सवाल ये जो संस्था है इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना करी थी हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, ध्यान देंगे। अब कुछ जानकारी हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी से रिलेटेड देख लेते हैं। तो इनका जन्म अगर पूछें तो हमारे भट्ट जी का जन्म हुआ है 1934 में। और कहाँ हुआ है? गोपेश्वर में हुआ। गोपेश्वर चमोली में हुआ है। समाज सेवा के लिए इन्होंने सर्वोदयी मंडल का भी निर्माण करा था। हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी ने सर्वोदयी मंडल की स्थापना करी थी। हमारे उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं ये जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड से पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। इनको 1982 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए। चिपको आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। गौरा देवी जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी तो हैं ही चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने में। हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी भी हैं। 1986 में हमारे भट्ट जी को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पद्मश्री। और 2005 में हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण से नवाजित किया गया है। पद्म भूषण, ध्यान देंगे सभी लोग। 2013 में इनको एक प्रसिद्ध पुरस्कार और मिला है, गांधी शांति पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी लोग ध्यान देंगे। गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारे भट्ट जी को 2013 में। और 2019 में इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी लोग जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ ज़रूर लिखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें सवाल पे आज के टेस्ट पेपर के। बगौली डैम किस नदी पर बना हुआ है? जब हमने ऊर्जा और संसाधन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें कंप्लीटली समझाया था मैंने। 2 भागों में चैप्टर पढ़ा था हमने। प्रीवियस वीडियो परीक्षा वाणी के नहीं देखें तो देखिए। तो ऑप्शन है बगौली डैम के लिए अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, या इनमें से कोई नहीं। अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर या इनमें से कोई नहीं। बगौली डैम, सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। बगौली डैम किस नदी पर बना हुआ है? बगौली डैम, बगौली डैम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बगौली डैम बना है हमारे पिंडर नदी पर। पिंडर नदी पर। तो पिंडर पर कुछ और डैम भी थे हमारे। और एक कौन से क्षेत्र में है अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे चमोली में है। अगर देखें तो जो पिंडर नदी पर अन्य डैम है, एक है मेलखेत डैम, जरूर याद आ रहा होगा, मेलखेत डैम। इसके अलावा आता है पाडुली डैम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। पाडुली डैम ये भी पिंडर पर स्थित है। एक परियोजना है देवसारी परियोजना, देवसारी परियोजना। बगौली डैम, मेलखेत डैम, पाडुली डैम, देवसारी परियोजना, ये सारी परियोजनाएं हमारी पिंडर नदी पर हैं। और अगर आपको मैं बताऊं, अलकनंदा और पिंडर के संगम को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। इसका कोड हमने क्या पढ़ा था? KAP, चमोली में स्थित है ये। के से कर्णप्रयाग, ए से अलकनंदा, पी से पिंडर, और तृतीय प्रयाग है। अगर इसके अलावा चमोली की कुछ अन्य परियोजनाएं और जो हमने पढ़ी थी मैं आपको बता दूं। एक परियोजना हमने देखी थी राजवक्ती परियोजना। राजवक्ती परियोजना ये किस नदी पर थी? ये हमारी नंदाकिनी नदी पर थी। अगली परियोजना हमने देखी थी विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना, तो ये किस नदी पर थी? ये हमारी अलकनंदा नदी पर थी। एक परियोजना और देखी थी उर्गम परियोजना। चमोली में स्थित एक और परियोजना देखी थी हमने, उर्गम परियोजना। अगर पूछें किस नदी पर थी तो ये परियोजना थी हमारी
कल्प गंगा नदी पर। ये परियोजनाएं ज़्यादातर क्यों बनती हैं? बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी ये परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद है सारी परियोजना आपने ज़रूर लिखी होंगी, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा वो चैप्टर 14वां चैप्टर परीक्षा वाणी का ज़रूर दे सकते हैं, जो हमने 2 चैप्टरों में समझाया है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, 10वें सवाल पे। हरदोल चोटी कहाँ स्थित है? हरदोल चोटी निम्न में से कहाँ स्थित है? बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं? हरदोल चोटी कहाँ स्थित है? बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं? हरदोल चोटी, हरदोल चोटी कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हरदोल चोटी। ये हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछ दें हमसे, हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए, तो इसकी ऊंचाई है 715 मीटर। इसके अलावा कुछ अन्य चोटियां अगर मैं आपको बताऊं हमारे प्यारे पिथौरागढ़ की, तो पहली चोटी है पंचाचूली, मोस्ट फेमस, जिसकी ऊंचाई है 6904 मीटर। ये पूछा गया सवाल है 6904, तो ध्यान देंगे। गंगोली हाट में 2 प्रसिद्ध पर्वत चोटियां हैं, एक है लमकेश्वर, लमकेश्वर और शैलेश्वर। ये दोनों हमारे गंगोली हाट में स्थित हैं, सभी लोग ध्यान दें। इसके अलावा अगली चोटी है हमारे यहाँ मृंगतुंग, मृंगतुंग पहाड़ी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके बाद है हमारा तारा पहाड़, ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके बाद आता है प्रसिद्ध, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ओम पर्वत, जिसकी खोज विपिन चंद्र पांडे जी ने की थी, छोटा कैलाश भी कहते हैं इसे। इसके बाद अगली चोटी है हमारे पिथौरागढ़ की चौधरा चोटी, चौधरा चोटी। अगली है सुली पीक, सुली पीक, पीक माने चोटी होता है। ये सारे पॉइंट जरूर लिखें आप लोग, ये सब हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, 11वें सवाल पे आज के प्रैक्टिस सेट के। किस स्थल को शैल देश कहा जाता है? निम्न में से किस स्थल को शैल देश कहा जाता है? ऑप्शन है धारचूला, मुंशारी, गंगोली हाट या इनमें से कोई नहीं? शैल देश किसे कहा जाता है? धारचूला, मुंशारी, गंगोली हाट या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें। निम्न में से किस स्थल को शैल देश कहा जाता है? धारचूला, मुंशारी, गंगोली हाट या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगोली हाट। गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में स्थित गंगोली हाट। कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं गंगोली हाट के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछे इसको बसाया किसने था, तो गंगोली हाट बसाने का श्रेय जाता है राजा सुजान देव को, राजा सुजान देव को। अगर अगला सवाल पूछे हैं ये जो गंगोली हाट का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो गंगोली हाट के किले का निर्माण कराया गोरखाओं ने। किसने करवाया? गोरखाओं ने करवाया। एक प्रसिद्ध नौला भी स्थित है यहाँ, ध्यान देंगे, जानवी नौला, जानवी नौला। और ये जानवी नौला के पास एक प्रसिद्ध अभिलेख या लेख भी प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार हमारे गंगोली हाट में मनकोटी राजाओं का शासन था। मनकोटी राजाओं का शासन था हमारे गंगोली हाट में, ध्यान देंगे सभी लोग। और शैलेश्वर, लंकेश्वर जो पर्वत श्रृंखलाएं हमारे गंगोली हाट में, पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। पाताल भुवनेश्वर गुफा, प्रसिद्ध गुफा, जहाँ मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, वो भी हमारे गंगोली हाट में स्थित है। अगले सवाल, कसार देवी मंदिर किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कसार देवी मंदिर किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? चंद्रकूट, मणिकूट, कश्यप या इनमें से कोई नहीं? मणिकूट, चंद्रकूट, कश्यप या इनमें से कोई नहीं? कसार देवी मंदिर ये हमारे अल्मोड़ा में स्थित है, प्रसिद्ध मंदिर है। सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है।
कसार देवी मंदिर किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कसार देवी मंदिर किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी मंदिर, ये हमारा घिरा हुआ है कश्यप पहाड़ियों से या कश्यप चोटियों से। ये जो कसार देवी मंदिर है, यहाँ हमारी माता दुर्गा के छठे रूप की पूजा होती है। ध्यान देंगे सभी लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1890 में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का आगमन भी यहाँ हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लामा गोविंदा ने तपस्या भी की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान देंगे, हमारे कसार देवी में ही लामा गोविंदा ने तपस्या की थी। मान्यता, ये एक सवाल पूछते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के किस मंदिर में चुंबकीय शक्तियों का वास माना जाता है? तो हमारे कसार देवी में चुंबकीय शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान देंगे सभी लोग, चुंबकीय शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ। और अगर पूछें कसार देवी मेला कब लगता है, तो नवंबर में लगता है कसार देवी मेला। उम्मीद है आप लोग सारे पॉइंट नोट जरूर कर रहे होंगे, जरूर नोट करें। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी जरूर करें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रेम सभा का स्थापना वर्ष बताइए। प्रेम सभा का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 या इनमें से कोई नहीं। प्रेम सभा का स्थापना वर्ष बताइए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आप लोग जरूर ध्यान दें और नोट्स जरूर बनाएं। तो प्रेम सभा का स्थापना वर्ष बताइए। 1912, 1914, 1916 या इनमें से कोई नहीं। प्रेम सभा का स्थापना वर्ष बताइए। तो बेहतरीन क्वेश्चन का सही जवाब है प्रेम सभा की स्थापना 1914 में हुई। कहाँ हुई? हमारे काशीपुर में हुई। किसने करी अगर पूछें तो ये हमारे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी ने करी। किसने करी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी। अब हम अपने प्यारे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं, तो सभी लोग नोट जरूर करें। सबसे पहला पॉइंट, इनका जन्म देखते हैं हम। तो हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ है 10 सितंबर 1887 में खूंट गांव अल्मोड़ा में। खूंट गांव अल्मोड़ा में। इनका एक उपनाम है हिमालय पुत्र। हिमालय पुत्र इनका उपनाम है। आप लोग के लिए एक सवाल है, तुरंत बताएं सभी लोग, हिमपुत्र किन्हें कहा गया है? हिमपुत्र गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। अगला पॉइंट अगर देखें, 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, आपको याद होगा। तो स्वराज पार्टी की तरफ से, ध्यान देंगे, नैनीताल विधान परिषद से चुने गए थे। नैनीताल से विधान परिषद के लिए चुने गए हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी। 1928 में मैं आपको बता चुका हूँ साइमन कमीशन आया था। तो 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में नेहरू जी के साथ ये भी प्रदर्शन कर रहे थे, किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ। तो इन्होंने वहां लाठियां भी खाई थी हमारे नेताजी, ये हमारे नेहरू जी को बचाते हुए। तो ध्यान देंगे सभी लोग। अगला महत्वपूर्ण तथ्य इनसे रिलेटेड है। आधुनिक भारत में हमने पढ़ा था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में अंतरिम चुनाव हुए थे 1937 में। तो संयुक्त प्रांत में जो सरकार बनी थी उसके हेड हमारे कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत। ये वही संयुक्त प्रांत है जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। जब 1946 में फिर से चुनाव हुए तो 1946 में ये यूपी के पहले सीएम बने, यूपी के फर्स्ट सीएम बने। और कब तक इस पद पर रहे? 1954 तक। 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हमारे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी रहे। ध्यान देंगे सभी लोग।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सभी को याद होगा। हमारे सारे नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया था, याद होगा आपको। तो उसी दौरान इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी को। तो इनको किस जेल में बंद करके रखा गया था पूछते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत जी को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर जेल में पकड़ा गया था या नज़रबंद किया गया था। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये भारत के गृह मंत्री बने थे। 10 जनवरी 1915 को हमारे ये भारत के गृह मंत्री बने थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब तक इनका निधन हुआ तब तक ये इसी पद पर रहे थे। अगला महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड फैक्ट, 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उत्तराखंड से प्रथम भारत रत्न विजेता हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। उनका स्वर्गवास हुआ है 7 मार्च 1961 को, इनका निधन हो गया है 7 मार्च 1961 को। और नेहरू जी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जैसे इनका निधन हुआ था तो कथन आप लोग ध्यान से सुने, हिमालय की धूल से पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। मैं रिपीट कर देता हूँ नेहरू जी का कथन। जैसे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का निधन हुआ था तो नेहरू जी का एक प्रसिद्ध कथन है, हिमालय की धूल से पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। किसी भी पेपर में ये कथन पूछा जा सकता है, तो सभी लोग ध्यान रखें, याद करें इस पॉइंट को। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको याद हुए होंगे, आपने लिखे होंगे इनको। अगले सवाल पे चलते हैं, 14वें सवाल पे आज के टेस्ट पेपर के। तो हमारा सवाल है, बीडी पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? बीडी पांडे जी यानी बद्री दत्त पांडे जी, जिनको कुमाऊं केसरी की उपाधि प्राप्त है, याद होगा आपको, मैंने बताया पहले। तो इन अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? 1913, 1918, 1937 या इनमें से कोई नहीं। बीडी पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? 1913, 1918, 1937 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। बीडी पांडे जी, बद्री दत्त पांडे जी, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार स्टार्ट कब हुआ था अगर पूछेंगे तो 1871 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट करा था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। तो बीडी पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1913 में। सही जवाब है 1913 में। अल्मोड़ा अखबार के बारे में बेसिक जानकारी मैं दे चुका हूँ। अल्मोड़ा अखबार अगर पूछें कब से शुरू हुआ है, तो अल्मोड़ा अखबार हमारा शुरू हुआ है 1871 से। किसने शुरू करा? ये करा हमारे बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। बुद्धि बल्लभ पंत जी ने अल्मोड़ा अखबार 1971 में स्टार्ट करा। और इसके संपादक हमारे बीडी पांडे जी कब बने? 1913 में। बीडी पांडे जी, बद्री पांडे जी, जिनको कुमाऊं केसरी भी कहते हैं। बीडी पांडे जी की उपाधि क्या है? कुमाऊं केसरी जी। अब इनके जन्म के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ, बद्रीदत्त पांडे जी का। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हमारे बीडी पांडे जी। इन्होंने कब लिखा है? 1937 में, जब ये जेल में बंदे थे तब इन्होंने एक किताब लिखी थी। अब 1913 में ये बने थे संपादक हमारे अल्मोड़ा अखबार के। तो 1918 में ये अखबार बंद कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के खिलाफ इसमें बहुत कुछ लिखा गया था, तो उस समय कमिश्नर लोमस था, उसने अखबार बंद कर दिया था। कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार। तो जैसे ही अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, हमारे बीडी पांडे जी ने 1918 में एक नया समाचार पत्र स्टार्ट करा, शक्ति समाचार पत्र। ये साप्ताहिक था, यानी वीकली छपता था, हर हफ्ते छपता था ये साप्ताहिक समाचार पत्र। 1918 में शक्ति नाम से किसने स्टार्ट करा? हमारे बीडी पांडे जी।
अब इनके बारे में कुछ और बेसिक जानकारियाँ देखें। 1955 में ये हमारी लोकसभा के सदस्य बने थे और इन्हें अपनी सामाजिक सेवा के लिए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में सैनिकों के लिए दान कर दिए थे। हमारे BD पांडे जी ने 2 स्वर्ण पदक इन्होंने 1962 में युद्ध के दौरान दान कर दिए थे केंद्रीय कोष में। ध्यान देंगे सभी लोग। और इनका निधन अगर देखें तो इनका निधन हुआ है 13 जनवरी 1965 को। हमारे BD पांडे जी, बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी, इनका निधन हो गया। अंतिम सवाल आज के टेस्ट पेपर का, यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्ट देखेंगे। अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना वर्ष बताइए। 1903, 1912, 1914 या इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना वर्ष बताइए। 1903, 1912, 1914 या इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा अखबार का स्थापना वर्ष बताइए। अल्मोड़ा अखबार का स्थापना वर्ष बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अल्मोड़ा अखबार नहीं, अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना वर्ष बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1912। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1912 में। और प्रमुख व्यक्ति अगर देखें किन किन ने इसकी स्थापना करी, तो ये हैं हमारे ज्वालादत्त जोशी जी, ज्वालादत्त जोशी जी और सदानंद सनवाल जी, सदानंद सनवाल जी। अब हमारे आधुनिक इतिहास से रिलेटेड, हमारे उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, महत्वपूर्ण सन बता रहा हूँ, तो सभी लोग नोट जरूर करें। सबसे पहला पॉइंट, 1871 में क्या स्टार्ट हुआ था? अल्मोड़ा अखबार स्टार्ट हुआ था 1871 में। अगले तथ्य पे चलते हैं। 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। और ये हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी ने और हरगोविंद पंत जी ने। हरगोविंद पंत और GB पंत जी ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में करी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य 1912, ये तो हमने भी पूछा ही था। 1912 में क्या हुआ? अल्मोड़ा कांग्रेस बनी। अगला महत्वपूर्ण सन आता है हमारा 1914। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई। कौन कौन थे? विक्टर मोहन जोशी जी और चिरंजी लाल जी, चिरंजी लाल और हमारे बद्रीदत्त पांडे जी थे 1914 में जो होम रूल लीग बना था उसके संस्थापक। अगला देखें, 1916 में अल्मोड़ा में ही कुमाऊं परिषद का गठन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, पूछे जाते हैं, इस वजह से अभी रिवाइज करा दे रहा हूँ आपके। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई। अगर पूछे किस किस ने करी है, तो हरगोविंद पंत जी ने करी है और BD पांडे जी हैं, बद्रीदत्त पांडे जी और गोविंद बल्लभ पंत जी इसमें शामिल हैं, कुमाऊं परिषद। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछा अल्मोड़ा में कहाँ पर हुआ इसकी स्थापना, तो अल्मोड़ा में एक जगह मझेड़ा, वहाँ स्थापना हुई है कुमाऊं परिषद की। 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में, अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी जी, जयदत्त जोशी जी। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ जरूर नोट करें। 1926 में, अभी हमने देखा था 1916 में कुमाऊं परिषद बनी थी, तो कुमाऊं परिषद का 1926 में कुमाऊं परिषद कांग्रेस में मिल गई, यानी इसका कांग्रेस में विलय हो गया। ध्यान देंगे सभी लोग। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट थे, इसको बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो एक बार फटाफट से जल्दी से जितने भी सवाल हमने आज देखे उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यमुना व टोन्स नदी का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज,
क्योंकि इसका सही जवाब है कालीसी और डाक पत्थर के पास में। अगला सवाल है टोंस नदी की लंबाई बताइए। टोंस नदी की लंबाई 148, सरयू नदी की 146, यमुना नदी की 136। किस नदी को आसित नदी भी कहते हैं? हमारी यमुना नदी को कहते हैं। यमुना नदी के अन्य नाम हैं कालिंदी, कलिंदजा, सूर्यतनिया और यमी। अगले सवाल पे चलते हैं। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित कौन सा स्थल है? फूलों की घाटी। केदारनाथ किस पर स्थित है? भरतखंड और खच्चाखंड। बद्रीनाथ स्थित है नर और नारायण के मध्य। अगला सवाल है नीलकंठ चोटी कहाँ स्थित है? नीलकंठ चोटी हमारे माणा चमोली में स्थित है, जिसे गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। अगला सवाल है नेहरू जी का गौचर आगमन कब हुआ था? नेहरू जी का गौचर आगमन हुआ था 1938 में, और गौचर की खोज 1920 में लेडी विलिंगटन ने की। तरुण कुमाऊं पत्रिका के संपादक कौन है? हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध किताब है गढ़वाल पेंटिंग्स, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। डालियों का दगड़िया ये संस्था किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1970 में स्थापित हुई थी। किसने करी थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने करी थी। चंडी प्रसाद भट्ट जी वही व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड से पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्राप्त करता है। इन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गांधी शांति पुरस्कार 2013 में प्राप्त हुआ है चंडी प्रसाद भट्ट जी को, और 2019 में इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 9वें सवाल पे चलते हैं। बगौली डैम किस नदी पर स्थित है? पिंडर नदी पर स्थित है। पिंडर नदी पर ही अन्य डैम कौन कौन से हैं? मेलखेत डैम, पाडुली डैम, देवसारी परियोजना, चमोली। हरदोल चोटी कहाँ स्थित है? ये हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ की कुछ अन्य चोटियां भी देखी थी हमने, पंचाचूली, लमकेश्वर, शैलेश्वर, मृंगतुंग घाटी, तारा पहाड़, ओम पर्वत, सुली पीक। किस स्थल को शैलदेश कहा जाता है? हमारे गंगोली हाट को, जिसको बसाने का श्रेय जाता है राजा सुजान देव को। अगले सवाल पे चलते हैं। कसार देवी मंदिर किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है? तो कसार देवी मंदिर हमारा बसा हुआ है कश्यप पहाड़ियों पर, जहां 1890 में हमारे स्वामी विवेकानंद जी आए थे। बौद्ध भिक्षु या बौद्ध एक साधु थे हमारे लामा गोविंदा, उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की थी। अगला है प्रेम सभा का स्थापना वर्ष बताइए। प्रेम सभा की स्थापना हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1914 में काशीपुर में की थी। इनका जन्म अगर पूछते हैं खूडग्राम में हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रेम सभा स्थापना वर्ष हो गया गोविंद वल्लभ पंत जी 1914 में। अगले सवाल है बी.डी. पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक किस वर्ष बने थे? तो 1913 में बने थे। 1918 में ये समाचार पत्र बंद हो गया था, और फिर इस समाचार पत्र के स्थान पर उन्होंने एक नया समाचार पत्र स्टार्ट करा था, जिसका नाम था शक्ति समाचार पत्र 1918 में। अंतिम सवाल है अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना वर्ष बताइए। तो अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना वर्ष है 1912। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।